सुप्रभात छात्रों। आज हम मेरे संघ की औरतें शीर्षक पाठ का प्रश्नोत्तर विचार विमर्श करेंगे। पहला सवाल है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। मैंने पढ़ाते समय ही लेखिका की नानी की विशेषताओं को बतला दिया था। फिर भी यहाँ प्रश्न में लिखा है, कभी देखा नहीं था, फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। स्वाभाविक है, उन्होंने अपनी माता से या अपने पिता से उनके बारे में अवश्य सुना होगा और लेखिका अपनी नानी के विषय में या उनकी जितनी भी विशेषताएं थी उनके विषय में जानकारी प्राप्त की। सबसे पहले तो उनकी नानी के विषय में लेखिका लिखती हैं कि वे अपनी बेटी से अत्यधिक प्यार करती थी, ममतालु माता थी और यही कारण था कि जब अपनी बीमारी के बाद उन्हें मृत्यु का आभास होने लगा तो उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल जी को बुलवाया अपने पति से और उनसे कहा कि वे अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे युवक से करवाना चाहती हैं जो स्वयं स्वतंत्रता सेनानी हो, जो अंग्रेजों का आज्ञाकारी ना हो या उनकी इच्छा के अनुसार कार्य ना करता हो, स्वतंत्र हो और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने वाला युवक हो। दूसरी बात है, वे भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराओं को, वो रीति रिवाजों को मानने वाली महिला थी, पर्दानशी महिला थी, अशिक्षित महिला थी, लेकिन वे अशिक्षित होने के बावजूद भी उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भले ही आजादी में अपना योगदान, आजादी की लड़ाई में अपना योगदान नहीं दिया, लेकिन आजाद ख्यालों वाली थी और यही कारण था कि आजाद ख्यालों वाली होने के कारण ही उन्होंने बेहिचक, भले पर्दा करने वाली महिला थी लेकिन बेहिचक उन्होंने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे युवक का चुनाव किया जो स्वतंत्रता प्रेमी हो, देश की आजादी के लिए कार्यरत युवक हो। फिर वे बिल्कुल स्पष्ट बोलने वाली, यानी भले ही पर्दा करने वाली महिला थी लेकिन बिना हिचक के, बिना संकोच के अपने मन की बातें उन्होंने प्यारेलाल जी से कहा था। और इस तरह वे भले ही प्रत्यक्ष रूप से आजादी के आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुई थी, लेकिन वे अप्रत्यक्ष रूप से देश से प्रेम करती थी, देश को आजाद कराना चाहती थी और उनके इन्हीं व्यक्तित्व से, इन्हीं अच्छाइयों से, इन्हीं खूबियों से लेखिका प्रभावित थी। दूसरा प्रश्न है, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। इसमें भी इसी तरह का उत्तर आएगा, आपको सिर्फ शुरू करना जानना है। जैसे प्रश्न में लिखा हुआ है, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में मैंने अभी अभी कहा किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष योगदान नहीं था, वे अप्रत्यक्ष रूप से आजादी के आंदोलन से जुड़ी हुई थी क्योंकि वे अनपढ़ थी, परंपरागत तरीके से जीवन यापन करने वाली थी, पर्दा करने वाली थी और दूसरों के जीवन में दखल ना देने वाली महिला थी। उनके पति चूंकि विलायत से पढ़कर आए थे, वकालत पढ़कर, और उनका आचार विचार, उनकी जीवन शैली अंग्रेजों जैसे ही थी, किंतु उसने कभी भी अपने पति को अपनी इच्छाएं जाहिर नहीं होने दी और इस तरह वे जब अपने आप को मृत्यु के निकट पाई तो अपने पुत्री के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी का ही चुनाव किया। तो इस तरह ये सारी बातें हैं जिनसे उनकी स्वतंत्रता के आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी का परिचय प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न है, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों में राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की मां की विशेषताएं बताइए। लेखिका की मां की कई विशेषताएं थी। वे कम उम्र में ब्याही गई थी और कम उम्र में ब्याही जाने के कारण उन्हें साड़ी पहनने नहीं आती थी। फिर भी गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करते हुए वे स्वदेशी आंदोलन के अनुसार चलने वाली महिला थी। उन्होंने आजीवन खादी के वस्त्र पहने और वे अत्यंत सुंदर भी थी, कोमल शरीर वाली, और कोमल शरीर वाली होने के बावजूद भी वे ईमानदार, निष्पक्ष, यानी किसी का भी पक्ष न लेने वाली और दृढ़ निश्चयी महिला थी।
लेखिका लिखती हैं कि वे देखने में परियों जैसी लगती थीं। उनका भी आजादी के प्रति जुनून और लगाव था, और आजादी के प्रति लगाव होने का सबसे बड़ा प्रमाण ही था कि वे खादी वस्त्रों का ही आजीवन प्रयोग की। दूसरी बात है, वे दूसरों के द्वारा कही गई बातों को अपने मन में ही रखा करती थी, गोपनीय रखा करती, दूसरों के समक्ष प्रकट नहीं करती थी। वे सदा सच बोलती थी, सत्यनिष्ठ महिला थी, और यही कारण था कि घरेलू कामकाजों में रुचि न होने के बावजूद भी परिवार वाले उन्हें मान सम्मान दिया करते थे। दूसरा है, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित करिए। लेखिका की दादी के घर का माहौल अन्य परिवारों से अलग था। आजादी के पूर्व भी लेखिका की दादी स्वतंत्र विचारों वाली थी और लीक से हटकर, यानी परंपरागत तरीकों से हटकर, तौर तरीकों से हटकर, रीति रिवाज परंपराओं से हटकर चलने वाली महिला थी। और यही कारण था कि लेखिका और उनकी अन्य बहनों को भी परंपरा से हटकर ही जीवन यापन करने की स्वतंत्रता मिली हुई थी। उन्होंने कभी भी लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं किया। और जब पहली बार उनकी पुत्र वधू गर्भवती हुई तो उन्होंने बेटी की ही कामना की। ईश्वर के समक्ष जाकर उन्होंने निवेदन किया कि उन्हें पहली बेटी ही चाहिए, ना कि बेटा। इससे स्पष्ट होता है कि उन दिनों भी उनके परिवार में स्त्रियों का आदर सम्मान होता था। लेखिका की दादी धार्मिक महिला थी और धार्मिक महिला होने के कारण वे प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी और इसलिए परिवार में भी धार्मिक वातावरण था। लेखिका की माँ घरेलू कामकाजों में रुचि नहीं रखती थी। वे सिर्फ किताबें पढ़ती थी, संगीत सुनती थी या लेटे लेटे समय व्यतीत करती थी, किंतु कभी भी अपनी बहू को उन्होंने कभी भी अपनी बहू से दुर्व्यवहार नहीं किया, बल्कि हमेशा उनका सम्मान किया। और 5 पुत्रियां पैदा होने के बावजूद भी लेखिका की माता का सम्मान होता रहा। सामान्यतः जिन घरों में सिर्फ पुत्रियां पैदा होती हैं, पुत्र पैदा नहीं होते, तो उस घर की महिलाओं को शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाएं दी जाती हैं। पर लेखिका की दादी का परिवार ऐसा नहीं था। वे स्वयं भी स्वतंत्र विचारों वाली थी और अपने परिवार के हर एक सदस्य को भी स्वतंत्रता मिली थी। अगला प्रश्न है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहों के लिए अपने बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। मैंने अभी अभी कहा, लेखिका की परदादी परंपराओं से हटकर जीवन यापन करने वाली महिला थी और उन्होंने लड़की पैदा होने की ही मन्नत मांगी होगी, क्योंकि क्यों मांगी प्रश्न पूछा गया है तो संभावना व्यक्त की गई है। मांगी होगी क्योंकि उस समय जो गलत धारणा समाज में व्याप्त थी कि लड़कियां बोझ होती हैं, परिवार में लड़कियों का जन्म लेना अशुभ होता, इस तरह की कई मान्यताएं समाज में प्रचलित थी। और इन्हीं प्रचलित मान्यताओं को, इन्हीं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से ही उन्होंने भगवान से ऐसी मन्नत मांगी होगी। और वे दर्शाना चाहती थी कि समाज में न केवल पुरुष वर्ग का बल्कि महिलाओं का भी सम्मान होना चाहिए। और इस तरह की मन्नत मांगकर वे यह भी दर्शाना चाहती थी कि महिलाएं समाज में उपेक्षा की दृष्टि से नहीं बल्कि सम्मान की दृष्टि से देखी जाती हैं। यदि महिलाओं का हम सम्मान ना करें तो हमारा समाज कभी भी सफल या अच्छाई के मार्ग पर जा नहीं सकता। और इस तरह उनकी सोच अन्य महिलाओं की तरह नहीं थी और यही कारण था कि वे स्वयं एक महिला भी थी और महिलाओं का समाज में सम्मान दिलाना चाहती थी। उन्होंने आजीवन स्वयं भी स्वतंत्र होकर जिया और अपने परिवार की महिलाओं को भी स्वतंत्रता का जीवन यापन करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कभी भी उनके कार्यों में दखलंदाजी नहीं की और इसलिए उनके परिवार में 5 पुत्रियों के पैदा होने के बाद भी उन्होंने कभी भी कष्ट का अनुभव नहीं किया या उन्हें कभी भी पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। और इस तरह वे पतोहों के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत मांगकर समाज को नई राह, नई दिशा दिखाना चाहती थी और समाज में नारियों को सम्मान
दिलाने के उद्देश्य से ही उन्होंने ऐसा काम किया होगा। 5वां सवाल है, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। हमने परदादी और चोर के विषय में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि परदादी ने चोर को ना तो डराया, ना तो धमकाया, ना ही पुलिस के हवाले किया। तो इस तरह डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह यदि सहजता से किसी व्यक्ति को हम प्यार से, आत्मीयता से उन्हें समझाएं तो उसे आसानी से सही राह पर लाया जा सकता है। इसमें लिखा है, पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दें। पाठ के आधार पर जब चोर लेखिका के परिवार के घर में प्रवेश करता है, उस समय पुरुष वर्ग हवेली में नहीं थे और महिलाएं सिर्फ घर पर थीं। उनकी दादी एक कमरे में सो रही थी। आहट सुनकर जब उनकी आंखें खुल गई तो उन्होंने पूछा, कौन? तो उसने बेहिचक कहा, मैं चोर हूँ। और मैं चोर हूँ कहने के बावजूद भी लेखिका की परदादी ने उनसे कहा कि तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ, क्योंकि मेरे लिए पानी लेकर आने वाला यहाँ कोई भी पुरुष नहीं है। और पानी लेकर आते वक्त पहरेदार के द्वारा वह पकड़ा जाता है और दादी के समक्ष उसे प्रस्तुत किया जाता है, परंतु उन्होंने उसे ना तो डांटा ना तो फटकारा। उन्होंने उनसे प्यार से कहा कि मैं आधा पानी पीती हूँ और तुम्हें आधा पानी पिलाती हूँ। और इस तरह स्वयं आधा पानी पीकर और चोर को आधा पानी पिलाकर उसने कहा कि हम दोनों अब माँ बेटी हुए। अब माँ बेटी बनने के बाद तू मेरा पुत्र है और मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि अब तुम चाहे चोरी करो या खेती करो। और माताजी के इस प्यार भरे, आत्मीयता भरे, स्नेह भरे, स्वाभाविक बातों को सुनकर चोर का हृदय पिघल जाता है और वह चोरी करना छोड़कर खेती करना शुरू कर देता और आजीवन उसने कभी चोरी नहीं की। यदि चोर के साथ पहरेदार भी मारपीट करता, उसे डांटता, डपटता, डराता, धमकाता या पुलिस के हवाले कर देता, तो अवश्य ही वह चोर अपने बुरे कर्मों को त्यागता नहीं, अपने बुरे कर्मों को त्यागने की सोचता भी नहीं। लेकिन दादी ने बड़ी ही आत्मीयता से, प्रेम से, सहजता से उसके साथ बातचीत की। उसे चोर कहकर भी नहीं बुलाया। चोर कहकर अगर बुलाती कि तुम चोरी करते हो, तुमने चोरी क्यों की, तुम हमारे घर में क्यों घुस आया, इस तरह की बातें कहकर यदि वह उसे डांटती, डपटती, फटकारती तो शायद चोर उसी वक्त दादी पर प्रहार भी कर सकता था। परंतु दादी ने ऐसा नहीं किया और बड़े प्रेम से, स्नेह से उसे समझाया कि मैंने आधा पानी पिया और आधा पानी तुमने पिया, यानी तुमने मेरा जूठन पानी पी लिया है और इसलिए तुम चाहो तो चोरी करो, तुम चाहो तो खेती बाड़ी करो। और इस वाक्य का चोर पर गहरा प्रभाव पड़ता है और उसने चोरी करने के बुरे कर्म को हमेशा के लिए त्याग दिया। 6वां सवाल है, बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है शिक्षा पर, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करिए। लेखिका एक शिक्षित परिवार से संबंध रखती थी। वे जानती थी कि बच्चों के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है और उनका पारिवारिक वातावरण भी शिक्षित था। उन्होंने लेखिका होकर भी अपने शिक्षण के क्षेत्र में अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाया। जब विवाह के बाद वे कर्नाटक गई, कर्नाटक के बागलकोट में गई, तो वहां पहुंचने के बाद उसे पता चला कि वहां बच्चों के लिए कोई भी अच्छा विद्यालय नहीं है और उनके बच्चे विद्यालय जाने लायक हो गए थे। इसलिए अपने बच्चों की शिक्षा हेतु उन्होंने उचित प्रबंध करवाने का प्रयास किया। उन्होंने वहां के ईसाई धर्मों के धर्मगुरु से अनुरोध किया कि वे एक प्राथमिक विद्यालय खोलें, लेकिन धर्मगुरु ने इस आग्रह को, इस निवेदन को अस्वीकार कर दिया। तब लेखिका ने स्वयं वहां के लोगों के साथ मिलकर समृद्ध लोगों की मदद से एक प्राइमरी विद्यालय खोला, प्राथमिक विद्यालय खोला और जिसमें हिंदी, कन्नड़, अंग्रेजी 3 भाषाएं पढ़ाई जाने लगी। लेखिका ने अपने ही प्रयास से, अथक प्रयास से अपने द्वारा दूसरे
समृद्ध लोगों की सहायता से खोले गए प्राइमरी विद्यालय को कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई और उसका फल यह हुआ, उसका परिणाम यह हुआ, उसका लाभ यह हुआ कि वहां के स्थानीय बच्चे भी वहां पढ़ने लगे और वहां के बच्चों को शिक्षा के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं हुई। तो इस तरह लेखिका के अथक प्रयास से ही बागनकोट में प्राइमरी विद्यालय खोला गया था। उसके बाद पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। हमने इस पाठ में पढ़ा है लेखिका के परिवार वालों के विषय में। हम उन्हीं के को आधार बनाकर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। मैंने जिस दिन पाठ समाप्त किया था उस दिन इस प्रश्न के बारे में चर्चा किया था, फिर भी एक बार और बतलाना चाहती हूँ। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। लेखिका अपने जीवन में स्वतंत्र पसंद यानी स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी और न केवल लेखिका लेकिन उनके परिवार के सभी सदस्य स्वतंत्र विचारों वाले थे। किंतु यहाँ पर सिर्फ लेखिका की बहन और लेखिका के विषय में ही प्रश्न पूछा गया है। लेखिका की बहन रेणु के विषय में मैंने उस दिन स्पष्ट बतलाया था कि वे जिस काम को सोचती थी यानी एक प्रकार से अपने आप पर उन्हें अटल विश्वास था और उसी विश्वास के कारण वे जिस कार्य को करने की ठान लेती थी उसे अवश्य पूरा करती थी। यदि उसे कोई समझाना भी चाहे तो उसे समझा नहीं पाता था, क्योंकि एक तरह से कहा जाए उसके अटल विश्वास में जिद्दीपन भी छिपा हुआ था। अपने जिद्दीपन के कारण वह किसी की भी मानती नहीं थी और उसका यही जिद्दीपन दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चयी का भाव प्रकट करता है। एक बार जैसे मैंने कहा था दिल्ली में 9 इंच बारिश हुई थी और उस बारिश में भी वह पैदल 2 मील चलकर स्कूल पहुंच गई अपनी जिद पर ही। उसे परिवार के सदस्यों ने कहा कि आज इतनी बारिश हुई है, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, स्कूल बस भी तुम्हें लेने नहीं आया, इसलिए स्कूल बंद होगा। लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी और बारिश में पैदल चलकर अपने विद्यालय पहुंच गई और जब उसने विद्यालय को बंद देखा तो वापस लौट गई और इस तरह अकेले ही मंजिल की ओर वह बढ़ चली। और उस अकेले मंजिल को बढ़ते समय उसके मन में जो रोमांच था, जो आनंद था, जो खुशी थी, उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। लेखिका भी अपने जीवन में विवाह के बाद जब डालमिया नगर गई, वहां उन्होंने देखा कि स्त्री पुरुष के बीच दूरियां हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, पिछड़ापन है और कई तरह की मान्यताओं को वहां के लोग मानते हैं। उन्होंने इस पिछड़ेपन को, इस सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए स्त्री पुरुषों के साथ स्त्री पुरुषों को एक साथ नाटक का अभिनय करवाया, क्योंकि स्त्री पुरुष जब वहां सिनेमा भी देखने जाते थे तो दूर दूर बैठा करते थे, लेकिन नाटक का अभिनय करते वक्त दूसरे पुरुषों के साथ, दूसरी स्त्रियों के साथ मिलकर उन्होंने अभिनय करवाना शुरू किया, जिससे स्त्री पुरुषों के बीच में जो संकीर्णता थी वह संकीर्णता नष्ट हो गई। उसी तरह कर्नाटक में भी उन्होंने स्वयं के प्रयास से ही हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा पढ़ाने वाला प्राथमिक विद्यालय खुलवाया और उसे मान्यता भी दिलवाई और इस तरह दोनों ही बहनें परंपराओं से हटकर कार्य करने वाली स्वतंत्र विचारों वाली महिलाएं थीं। आशा है प्रश्नोत्तर समझ में आ गया होगा। आप ध्यानपूर्वक वीडियो सुनेंगे और मैंने 2-3 प्रश्न दिए हैं, आप उन प्रश्नों को अवश्य लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।